अमीर और गरीब बहुओं की ससुराल में इज्जत। शर्मा परिवार का घर था। सुबह का समय हो गया था। रसोई में चहल पहल मची हुई थी। सुनीता साड़ी में खीर बना रही थी, जबकि प्रिया सोफे पर बैठकर महंगे कपड़ों में फोन चलाने में बिजी थी। घर की साफ सफाई और सारा सामान, सब कुछ बहुत ही एक नंबर सजा हुआ था। अरे यार, चीनी कहाँ रखी है? इतना सारा काम अकेले कैसे करूं? सारा दिन रसोई में ही बिताना पड़ता है मुझे। प्रिया अपने नाखूनों की जांच करती हुई आलस से जवाब देती है। उसके हाथों में महंगी अंगूठियां चमक मार रही थी। ऊपर वाली अलमारी में होगी। अरे सुनीता, जरा मेरे लिए भी चाय बना देना, और हाँ, मेरे कमरे की सफाई भी कर देना। क्या मुसीबत है? कब तक सहूं ये सब? कोई मदद भी नहीं करता है मेरी। तभी वहाँ पर सावित्री रंग बिरंगी रेशमी साड़ी पहनकर रसोई में आती है। उसके हाथों के सोने के कंगन भी बहुत ही ज्यादा चमक मार रहे थे और गले में उसने मोतियों का हार पहना हुआ था। प्रिया बेटी, आज कमला और रीता आने वाले हैं। तुम जाकर तैयार हो जाओ और अपना नया वाला लहंगा भी पहन लेना, और कोई भी गलती मत होने देना। सारा अच्छे से तैयार होकर बढ़िया सा दिखना है हमको। सुनीता, खीर में जरा ध्यान देना कि कोई भी गलती ना हो। बढ़िया बनाना। जी माँ जी, मैं सब कर दूंगी। आपकी इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगी। सासू माँ, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हैं। मैं भी अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। आप सुनीता जल्दबाजी में टेंशन के कारण गलत डब्बे से नमक खीर में डाल देती है। उधर प्रिया मेकअप करने अपने कमरे में चली जाती है। सासू माँ भी खुशी से गाना गुनगुना रही थी। देखो प्रिया बेटी, कैसी समझदार है। पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी बहू है मेरी। उसके पापा का बिजनेस भी कितना बड़ा है, लाखों का टर्नओवर है। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। मजा ही आ गया ऐसी बहू पाकर। क्या करूं मैं? कब तक सहूं ये सब भेदभाव? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है कि मैं गरीब घर से आई हूँ। अब मैं जहाँ पैदा हुई हूँ, ये मेरे हाथ में तो नहीं ना। दोपहर का समय था। घर साफ सुथरा था और सजा हुआ था। कमला और रीता आ जाते हैं। सभी बैठक में महंगे सोफे पर बैठे हुए थे। सुनीता घबराहट में खीर की कटोरियां लेकर आती है। वाह सावित्री जी, कैसी मिठास की महक आ रही है। जरूर प्रिया बेटी ने खीर बनाई होगी। उसके हाथों में तो जादू है। हाँ हाँ, मेरी प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। घर की सब चीजों में परफेक्ट है। आप कितनी खुशकिस्मत है सावित्री जी। ऐसी बहू मिलना तो भगवान की कृपा है। सभी उत्साह से खीर चखते हैं और तुरंत ही मुंह बनाकर थूक देते हैं, और वहाँ पर खीर खाकर सभी का अजीब सा मुंह बन जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? पूरा नमक लगता है। मुंह का स्वाद खराब कर दिया। तौबा तौबा, ये क्या बनाया हुआ है? लगता है खीर की जगह नमकीन दलिया बना लाए हो। सासू माँ का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। सुनीता शर्म से अपना सर झुकाकर दीवार के पास खड़ी हो गई। अब उसके हाथ डर से कांप रहे थे। सुनीता, ये क्या किया तुमने? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबके सामने कैसी बदनामी हुई है। हद है। मुझसे गलती हो गई माँ जी। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। सासू माँ, हो सकता है गलती से कुछ हो गया हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, ये सब सुनीता की लापरवाही है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। सावित्री जी, लगता है घर में सिखाने वाला कोई नहीं है। मेहमान अब अनकंफर्टेबल माहौल में चले जाते हैं। घर में बहुत ही टेंशन छाई हुई थी। शाम को राज आता है। वो बहुत ही परेशान और चिंता में था। पापा जी का फोन आया था। उनका बिजनेस। अरे बाप रे बाप, कैसे बताऊं? क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हो गया है? जल्दी बताइए ना। सारा बिजनेस डूब गया है। पापा जी पर बहुत ज्यादा कर्जा है। बैंक वाले घर भी सील कर देंगे। अब वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। प्रिया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सुनीता दूर से चुपचाप सब कुछ सुन लेती है। सासू माँ का भी चेहरा उतर जाता है और वो कुर्सी पर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ? अब क्या होगा हमारा? मैं क्या करूँगी? मैंने कभी घर का काम नहीं किया। कैसे गुजारा करेंगे? कोई बात नहीं भाभी जी, हम सब मिलकर सब कुछ संभालेंगे। घर की इज्जत बनी रहेगी। अगले दिन सुबह का समय था। सासू माँ बहुत ही टेंशन लिए प्रिया के कमरे में जाकर उससे सख्ती से लेकिन प्यारी आवाज में बोलती है। प्रिया बेटी, अब तुम्हें भी घर का काम सीखना और करना होगा।
वो राजशाही का जमाना गया। अब सबको मिलकर काम करना होगा। लेकिन सासू माँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने कभी चूल्हे के पास जाने की भी जरूरत नहीं समझी। सीखना होगा बेटी। अब समझदारी की बात यही है कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने लगे। उसी समय कमरे में सुनीता अपनी सारी कीमती चीजें और गहने निकालकर बिस्तर पर रख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक सुकून। अमित जी को पता नहीं लगना चाहिए। घर की जरूरत के लिए ये सब करना होगा। भगवान मुझे शक्ति दे। सुनीता, क्या कर रही हो? और ये सब गहने क्यों निकाले हैं? कुछ नहीं अमित जी, बस सफाई कर रही थी। त्योहार आने वाला है ना। कुछ दिनों बाद सुनीता चुपके से अपने सारे कीमती गहने बेचकर परिवार का कर्जा चुकाने की इंतजाम कर देती है। घर में अचानक खुशी और राहत का माहौल छा जाता है। माँ, अब बड़ी खुशखबरी है। किसी तरह से कर्जा चुक गया है। अभी बैंक से फोन आया है। अब पता नहीं कैसे ये चमत्कार हुआ। अरे यार, ये कैसे हुआ? कहाँ से आए पैसे? शुक्र है भगवान का, अब चिंता खत्म। उसी समय अमित एक सुनार के साथ घर के दरवाजे पर आता है। सभी लोग बैठक में इकट्ठे होते हैं। सुनीता जी के गहने बहुत सुंदर और कीमती थे। अब बाकी पैसे यही हैं। आपकी बहू बहुत अच्छी औरत है। अरे सुनीता बेटी, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? घर की जरूरत थी माँ जी, ये कोई बड़ी बात नहीं। परिवार के लिए ये तो करना ही चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सुनीता। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हें कभी समझा नहीं। सुनीता, गर्व है मुझे तुम पर। तुम्हारी वजह से पूरे घर की इज्जत बच गई। सासू माँ अचानक सुनीता के पैर छूकर माफी मांगती है। पूरा परिवार ये सब कुछ देखकर रो पड़ता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मेरी बेटी। सच कहूँ तो मैं भी गरीब घर से थी। मुझे हमेशा डर लगता था कि कभी कोई मुझे या तुझे वैसा ना समझे। सुनीता, आज पता चला कि असली रत्न कौन है। माँ जी, ये सब भूल जाइए। घर की इज्जत और खुशी सबको मिलकर बढ़ानी होती है। कुछ हफ्ते बाद त्योहार का दिन आता है। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। सासू माँ बहुत खुशी से अपने कीमती गहने सुनीता को पहना रही थी। ये सबसे कीमती गहने हैं मेरे। ये सिर्फ तुम्हें ही जचेंगे। तुम इस घर की सच्ची रतन जो हो, मेरी लक्ष्मी हो। सुनीता, आज से तुम मेरी सिर्फ देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखूंगी। भगवान का शुक्र है, आखिरकार हमारा घर खुशियों से भर गया। सब ठीक हो गया। दोपहर के समय रसोई में हंसी मजाक का माहौल छाया था। सुनीता नया स्मार्टफोन चलाना सीख रही थी। गलती से कैमरा ऑन हो जाता है और सासू माँ की कई सारी फोटोज क्लिक हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये कैसे रुकेगा? अरे यार, ये तो बंद ही नहीं हो रहा। अरे चुप करो, देखो तो मेरे कितने फोटो हो गए, पूरे 50। कमाल है, अब तो मैं भी फेमस हो जाऊंगी। सासू माँ, आप तो पहले से ही हमारी स्टार है। सभी मिलकर हंसी खुशी ऐसे ही जीवन बिताते हैं। घर में पहली बार सच्ची खुशहाली और एकता का माहौल था। अब तो हमारा घर बिल्कुल स्वर्ग के जैसा लग रहा है। देखो ना, सबके चेहरे पर कितनी खुशी है। सच में भाई, सुनीता ने हम सबको सिखाया कि रिश्ते पैसे से नहीं, सच्चे प्रेम और त्याग से बनते हैं। बारिश का मौसम आता है। रात के समय अचानक सासू माँ को तेज बुखार आ जाता है। सुनीता पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती है। सुनीता बेटी, तुम बहुत थक जाओगी, जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ जी, मैं यहीं आपके पास हूँ। सारी रात आपकी देखभाल करूंगी। सुनीता, मैं भी मदद करूंगी। अगली सुबह हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर सावित्री की पूरी जांच कर रहे थे। सुनीता और पूरा परिवार अब चिंतित होकर बाहर खड़ा था। कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, बस थकान और तनाव की वजह से कमजोरी है। पूरे आराम की जरूरत है इन्हें। शुक्र है भगवान का। डॉक्टर साहब, हम पूरा ख्याल रखेंगे। घर वापस आने पर सासू माँ अपनी अलमारी से एक पुराना पीला पत्र निकालकर भावुक होकर सुनीता को सौंपती है। ये पत्र तुम्हारे लिए गांव के सरपंच ने भेजा था। इसमें लिखा है कि तुमने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने भाई की शादी करवाई थी। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। भाई की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। कितनी स्वार्थी थी मैं। सुनीता, सच में वुमन एम्पावरमेंट की मिसाल हो तुम, और एक महान औरत भी। शाम के समय पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खा रहा था। हर किसी के चेहरे पर सच्ची हंसी खुशी थी। आज लगता है मैंने जिंदगी में पहली बार कोई सही फैसला लिया।
पहली बार दिल से खुश हूँ। हम सबका घर है ये, हम सबको मिलकर इसे हमेशा खुशहाल और प्यार से भरना है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई वाइफ। सुनीता, तुमने हम सबको जिंदगी का असली मतलब समझाया है। रात के समय सब शांत थे, सभी सो गए। सुनीता छत पर खड़ी होकर तारों भरे आसमान को निहार रही थी। भगवान करे ये खुशी हमेशा ऐसी ही बनी रहे, सबके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। सुनीता, मुझे माफ करना, अब से तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी सच में छोटी बहन हो। भाभी जी, अब मैं बस ये सब भूल जाना चाहती हूँ, आगे की खुशियों की बात करते हैं। अगली सुबह त्योहारों भरी, रंगों भरी, उजाली वाली रोशनी थी। मिट्टी के दिए जल रहे थे। सभी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार थे और खुश थे। आज से इस घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ सभी मेरी प्यारी बेटियां हैं और सबका बराबर का अधिकार है। वाह सावित्री जी, कितना सुंदर और प्यारा परिवार है आपका। बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल सच कह रही हो। सुनीता जैसी समझदार और त्यागी बहू हर सास को मिले। अंत में सभी मिलकर भगवान की आरती करते हैं। दीपक की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। सच्चे संस्कार और प्रेम त्याग ही घर की असली दौलत और ताकत है। बिल्कुल सत्य वचन, यही तो जिंदगी का सच होता है। इस तरह अब उस परिवार में अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है। सभी मिलकर प्यार से खुशी खुशी साथ में रहते हैं। शकुंतला अपनी बहू से परेशान हो चुकी थी और उसकी वजह थी ना नहाने की। शकुंतला काफी समय से ये नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू बिना नहाए धोए कपड़े बदल लेती है और ऊपर से भर भर के परफ्यूम मार लेती है। और ऐसे एक दिन, बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि नहा लिया कर, लेकिन नहीं, तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। आखिर तू चाहती क्या है? माँ जी, मेरा मन ही नहीं करता है नहाने को। और आपको तो पता है, जब भी मैं काम करके नहाती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। तो बहू पहले नहा ले, उसके बाद काम कर लियो। और अगर आज तू नहीं नहाई और बिना नहाए तूने खाना खाया ना, तो मैं सच कह रही हूँ, तुझे इसके बाद मैं खाना ही नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, और कुछ बोलना है आपको? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है। हाँ, बोल कर भी क्या ही कर लोगी माँ जी। करूँगी तो मैं वही जो मेरा मन करेगा। क्या बात है विमला, बड़े दिनों बाद आई है घर में। कहीं से कोई खबर मिली है क्या तुझे? अरे आजकल तुम मुझसे मिलने नहीं आती। तू मिलने नहीं आती तो मैंने सोचा कि मैं ही मिलने आ जाती हूँ तुझसे। तो देख, मैं आ गई। अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने आ गई। बहू, जरा 2 कप चाय तो बनाना और हाथ धो लियो। पूजा जो कि किचन में बर्तन धो रही थी, वो अपनी सास की आवाज सुनकर अपनी सास और पड़ोसन विमला के लिए चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद पूजा चाय बनाकर अपनी सास को देने पहुंचती है। अरे बहू, ला चाय पीऊं। आज तो सुबह से नसीब ही नहीं हुई चाय। अच्छा हुआ मिल गई। क्यों, तेरी बहू कहाँ गई? कहीं दूध वाले के साथ तो नहीं भाग गई है? अरे मेरी बहू दूध वाले के साथ क्यों भागेगी? अरे मेरी बहू वो तो मायके गई है, इसलिए मैं तेरे घर नहीं आ पाती। और घर में इतना काम होता है कि उसमें लगी रहती हूँ। अच्छा, मायके गई है क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तभी तो तू नजर नहीं आती है आजकल। लगता है घर के कामों में उलझी रहती है। अरे वो सब छोड़, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई चूहा मर गया हो या तेरे घर में गंदी नाली का पानी आ गया हो। ना, मेरे घर की नालियाँ भी जाम नहीं है और ना ही चूहा मरा है, बल्कि ये बदबू तो मेरी बहू के शरीर से आ रही होगी। अरे छी बहू, तेरा शरीर इतना गंदी बदबू देता है क्या? अरे छी, बदबू नहीं करेगा तो क्या ही करेगा। इसने पिछले 15 दिन से नहाया नहीं है। क्या? तेरी बहू 15 दिन से नहीं नहाई? छी, राम, क्या है ये? अरे नहाना तो छोड़, ये तो हाथ धोना भी जरूरी नहीं समझती क्या? इसका मतलब ये हाथ धोए बिना चाय बनाती है? ये हाथ नहीं धोती होगी, मतलब ये हाथ ही नहीं धोती होगी, वॉशरूम जाती होगी तो भी हाथ धो के नहीं आती होगी, इतने गंदे हाथों से चाय बनाई होगी। छी। अरे क्या पिला दिया तूने मुझे? आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे पानी से एलर्जी है। जब भी मैं नहाती हूँ ना, तो मैं बहुत बीमार पड़ जाती हूँ। अरे नालायक, नहाने से कौन बीमार होता है? उससे स्वस्थ होते हैं लोग। विमला, तूने तो कहावत सुनी ही होगी, भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक वैसे ही मेरी बहू के आगे उसे नहाने के लिए कहना, दोनों एक बराबर हैं। अरे इतनी तो बदबू भी नहीं आ रही है जितनी आप लोग बता रही हो विमला आंटी। ऐसा तुझे लगता है बहू? एक मिनट, तू नहाती नहीं है तो पूजा पाठ भी नहीं करती होगी।
हे भगवान, शकुंतला कैसी बहू लाई है तू। विमला भी पूजा को बातें सुनाती है और उसकी बेइज्जती करती है, लेकिन फिर भी पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद विमला तो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ पूजा और भी ढीठ होती जा रही थी। उसे तो किसी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और ऐसी एक शाम विमला और शकुंतला बाजार जा रहे थे। तभी शकुंतला अपनी बहू को बताना जरूरी समझती है। बहू, मैं और विमला बाजार जा रहे हैं और तू घर का ध्यान रखना और अपना भी। कहीं ऐसा ना हो अपने शरीर के बदबू से तू खुद ही ऊपर पहुंच जाए। वो सब छोड़ो माँ जी, मुझे भी बाजार जाना है। तो अब मैं तुझे बाजार लेके चलूं? हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है। हाँ हाँ, मेरे बाप की शादी में आई है ना तू, जो तुझे बाजार लेके जाऊं। अच्छा चल ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, अगर तू उसे मानेगी तो ही मैं तुझे बाजार लेके जाऊंगी, वरना मैं कहीं नहीं ले जाने वाली तुझे। देखिए माँ जी, अगर आप मुझे ये कहने वाली हैं कि मैं पहले नहा लूं, फिर आप मुझे बाजार लेकर जाओगी, तो आप ना बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं नहाने वाली नहीं हूँ, पर हाँ मैं बाजार तो जरूर जाऊंगी। ठीक है फिर तू अकेले ही जाना, क्योंकि मैं तुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाने वाली। शकुंतला अपनी बहू को इतना बोलकर चली जाती है और पूजा भी घर में ताला लगाकर बाजार के लिए निकल जाती है। विमला, कहीं इधर उधर कहीं तुझे मेरी बहू दिख रही है क्या? और अगर दिखे तो मुझे बता दियो। क्यों, क्या हो गया? अगर तेरी बहू बाजार गई है तो तू उसे कह देती ना सामान लाने के लिए। तू क्यों आई है? तुझे पता है ना वो नहा नहीं रही है। अब ऐसे में अगर मैं उसे अपने साथ लेकर आती तो 4 लोग मुझे ही गाली देते कि कैसे हैं ये लोग। अरे 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, वो अभी तक नहाई नहीं है और ना ही नहाने का नाम ले रही है। ना जाने तेरा बेटा कैसे ही सोता होगा उसके साथ। मुझे तो लगता है तेरा बेटा बेहोश ही हो जाता होगा। तभी मैं सोचूं तेरे घर में पोता पोती हुए क्यों नहीं है। वैसे तू कांता को देख और उसके बेटे को देख। तेरे बेटे और उसके बेटे की शादी एक साथ ही हुई थी, पर देख वो दादी बनने वाली है। धत, तू भी कैसी बातें कर रही है? ये तो बच्चों का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। दोनों बातें करते करते बाजार पहुंचते हैं। बाजार पहुंचकर दोनों खरीदारी करने लग जाते हैं। बाजार में बहुत ही भीड़ थी। एक औरत अपनी सास का सर गोद में रखकर बैठी हुई थी और अपनी सास को उठा रही थी। माँ जी उठिए ना। माँ जी आपको क्या हो गया? माँ जी होश में आइए ना। इन सास बहू को क्या हुआ? शकुंतला वो देख, तेरी बहू इस भीड़ में है। हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे इस औरत की गंदी बदबू आई और मैं बेहोश हो गई थी। क्या बहन, आप नहाती नहीं हो क्या? आपके अंदर से कितनी बदबू आ रही है। देखिए आपके कारण मेरी सास बेहोश हो गई। दिखने में तो अच्छे घर की लगती हो, अरे नहा भी लिया करो। चल बहू, यहाँ से चल। इससे मुंह लगाने से अच्छा है हम यहाँ से निकल जाए, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। उस औरत के बेहोश होने के कारण कोई नहीं बल्कि पूजा के शरीर से आने वाली बदबू थी। अब उन सास बहू के जाने के बाद वहाँ से जाती भीड़ पूजा को घूर रही थी। वहीं उस भीड़ का हिस्सा शकुंतला और विमला भी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और थोड़ी देर बाद घर पर वापस चले जाते हैं और पूजा भी थोड़ी देर में घर पर आ जाती है। क्या बात है बहू, आज तो बाजार में तूने बदबू से कमाल ही कर दिया। आप क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझ तो बेटा तू सब रही है, बस दिखावा कर रही है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों को भी पता चल गया क्या कि बाजार में क्या हुआ? क्योंकि उस भीड़ में हम दोनों भी थे। बहू थोड़ी तो शर्म कर ले। अरे इतनी भी बदबू नहीं आ रही है जितना उन्होंने बता दिया है। गर्मी की वजह से बेहोश हो गई और मेरा नाम लगा दिया उसने कि बदबू से बेहोश हो गई। चल अपने बाप को मत सिखा। मेरा मतलब है नहा लिया कर बहू कभी। बहू एक बात बता, तू चाहती क्या है? पिट के मानेगी क्या मुझसे? यही कि मैं नहीं नहा सकती हूँ क्योंकि मुझे नहाने के नाम से ही बुखार हो जाता है। शकुंतला को अपनी बहू की बातों पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और विमला के कान में कुछ कहती है। विमला वहाँ से चली जाती है। देर शाम जब पूजा काम कर रही थी तभी बाहर से उसे अपनी सास के किसी के साथ झगड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर विमला और शकुंतला आपस में लड़ रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बहू के बारे में ऐसा बोला कैसा? रुक, अभी चप्पल निकालती हूँ। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तूने जो भी बोला है ना वो सारी बात गलत है। मेरी बहू बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तेरी बहू कौन सी सही है? कभी नहाती नहीं है, इतनी गंदी बदबू आती है उससे। मन तो करता है चप्पल उठा के मारू उसे। और तो और तेरे घर आने का भी मन नहीं करता है मेरा। कभी कभी तो लगता है तूने बहू नहीं एक जानवर पाल रखा है घर में। पूजा देखती है कि उसकी सास उसके लिए पड़ोसन से लड़ रही है तो तुरंत ही वो अपनी सास और विमला का झगड़ा छुड़वाने जाती है।
विमला पूजा को नाले में धक्का मार देती है, जिससे वो नाले में गिर पड़ती है। ये क्या किया? हे भगवान, अब तो मुझे नहाना होगा। माँ जी मुझे निकालिए नाले से। नहीं बहू, तू यहीं पड़ी रह। तू साफ पानी में तो नहाती नहीं है, इससे अच्छा है तू गंदे नाले में ही पड़ी रह। शकुंतला बस कर यार, और कितना कोसेगी? बहू को निकाल और इसे नहाने भेज। विमला की बात सुनकर पूजा समझ जाती कि ये दोनों की चाल थी। ये सब आप दोनों ने जानबूझकर किया है ना? हाँ, हमने जानबूझकर किया है ताकि तू नहा सके। आप दोनों ने जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया। भगवान जी आप दोनों को पाप जरूर देंगे। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तू पहले जाओ नहा ले। आप दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी। देर से ही सही, लेकिन शकुंतला और विमला का प्लान काम कर गया था और पूजा को नाले में गिराने के बाद दोनों बहुत ही खुश थे और पूजा नहाने की वजह से दुखी थी। सुबह सुबह रोहन अपने बाथरूम में नहा रहा था। इसी बीच रोहन का फोन बजने लगता है। तभी उसकी पत्नी ज्योति यहाँ पर आती है और जैसे ही ज्योति रोहन का फोन उठाती है तो देखते हैं कि रोहन ने फोन आने वाले नंबर को मोटी के नाम से सेव कर रखा था। आखिर है कौन ये जिसका नंबर इन्होंने बड़े प्यार से मुटकी नाम से सेव किया है? जरूर ये कोई मेरी सौतन होगी। मुझे कैसे भी करके पता तो लगाना ही होगा कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। काफी दिनों से नोटिस भी कर रही हूँ मैं कि काफी बदले बदले भी लग रहे हैं। ये देखकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। ज्योति गुस्से में बड़बड़ा रही थी और वो देखती है कि रोहन के फोन पर फिर से एक कॉल आता है, जो कि इस बार पतली नाम से था। हे भगवान, इसका मतलब मेरी एक नहीं बल्कि दो सौतन है, एक मोटी और एक पतली। अरे इनके अंदर तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। खुलेआम आशिकी चल रही है इनकी। शादीशुदा होने के बावजूद इन्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। ज्योति खुद से बात ही कर रही थी कि तभी रोहन बाहर आता है और वो ज्योति के हाथ से फोन छीन लेता है। ओ जग्गा जासूस, क्या कर रही हो? किचन में जाके काम करो। और मेरे फोन में ताक झांक करने के लिए किसने कह दिया तुम्हें? एक मिनट, मैं कोई पड़ोसन नहीं हूँ आपकी जो मुझे फोन में ताक झांक करने से रोकोगे आप। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। और दूसरी बात ये कि ये मुटकी और पतली कौन है जिसका बार बार फोन आ रहा है आपके पास? देखो तुम ना हर चीज में ना घुसने की कोशिश मत किया करो और अपने काम से काम रखो। तुम्हारा काम है घर का काम करना, माँ की सेवा करना, मेरी सेवा करना, तो वो करो। ये फालतू की चीजें ना छोड़ दो। अच्छा जी, तो ऐसे नहीं मानोगे आप? रुक जाओ, आने दो माँ जी को। अब मैं उन्हें आपकी सारी बातें बताऊंगी। अब वही आपकी खबर लेंगे अच्छे से। इस तरह ज्योति गुस्से में चली जाती है और थोड़ी देर बाद ज्योति की सास कुंती भी मंदिर से घर वापस आती है। सास को देखते ही वो अपनी सास के पास जाती है और उनको पकड़कर रोने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? सासू माँ, आप ही बताओ, आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझ में जो मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? हे भगवान, अरे दिन रात आप लोगों की सेवा करती रहती हूँ, पूरे घर के काम करती हूँ, उसके बाद मुझे मिला भी तो क्या मिला? सौतन, वो भी दो। बहू, ये फिल्मी डायलॉग माना बंद कर दे और मुद्दे पे आ कि बात क्या है आखिर? क्यों परेशान है तू? सासू माँ, आप मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछिए जाकर। आखिर किसका फोन आ रहा था उनके फोन में बार बार, और इन्होंने इतने प्यार से मुटकी और पतली नाम दे रखा है। आखिर ये कौन है दोनों? मुझे आज जानना है। अरे बहू, रोहन बाहर जाता है और आजकल के टाइम पे लड़के लड़कियां सब साथ में ही बैठ के खाना पीना करते हैं। अरे होगी कोई ऑफिस की दोस्त, इतना क्या सोचना इसमें। वाह वाह सासू माँ, कितने आराम से बोल रही हो कि बहू कोई लड़की होगी। अगर यही सब आपके पति ने आपके साथ किया होता तब आप क्या करती? अरे मेरा पति ऐसा करता ना, मैं तो उसकी जान ले लेती, उसे मैं जिंदा जला देती। अच्छा, अपने टाइम पर उसको जान से मार देती और मेरे टाइम पे कुछ नहीं। वाह वाह सासू माँ। सासू माँ, अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला ना तो याद रखना, इस घर को मैं आग लगा दूंगी या खुद को आग लगा दूंगी। और मरूंगी भी ना तो आपको लेके मरूंगी माँ जी, क्योंकि आपको अपनी बेटी की तो गलती दिखाई नहीं दे रही। नहीं नहीं बहू, तू शांत हो जाना। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, उसने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है और जरूरी नहीं है कि उसका चक्कर ही चल रहा हो सकता है उसके ऑफिस के कोई दोस्त हो। दोनों सास बहू आपस में बात ही कर रही थी। ये देखकर रोहन उन दोनों को टोकना जरूरी नहीं समझता और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर ज्योति के दिमाग में बार बार यही सब कुछ चल रहा था और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को ज्योति अपने पति को कॉल करती है,
लेकिन इस बार रोहन का फोन कोई लड़की उठाती है और उससे बोलती है। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? हाँ जी, कौन की बच्ची? मैंने जिसको फोन किया है ना, मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का फोन उठाने की? अरे बाबा, शांत हो जाओ। रोहन कैबिन में नहीं है, जब आएगा तो मैं बता दूंगी। अभी वो वॉशरूम में गया है और फोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगा था और मैंने उठा लिया। ठीक है, अपने बाप को मत सिखा। और एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे पति का फोन उठाया ना तो वहीं ऑफिस में घुस के मारूंगी तुझे। अब फोन को पकड़ के क्या बैठी है? रख फोन, बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ज्योति उस लड़की को उल्टा सीधा बोलकर फोन रख देती है और थोड़ी देर बाद रोहन ज्योति को कॉल करता है और उससे बोलता है। ज्योति, एक बात बताओ, हर इंसान के अंदर एक तमीज नाम की चीज होती है। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर है नहीं। अगर भगवान ने मुंह दिया है ना तो मुंह उठा के ना किसी को भी ना कुछ मत बोला करो, समझी? कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो कि है कौन। देखो, मेरे से बेकार में उन लड़कियों के लिए लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो आप। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी एक बात ध्यान से सुनो, कुछ दोस्त आ रहे मेरे खाने पर, तो खाना अच्छा अच्छा बना के रखना। कुछ लोग क्या होता है? साफ साफ बोलो ना, कितने लोग आ रहे हैं ये बताओ, ताकि मैं उसी हिसाब से खाना बनाऊं। यार भड़क क्यों रही हो? 2 आएंगे। और हाँ, खाना अच्छा और टेस्टी बनाना। वो सब तो ठीक है, पर कल क्या है, तुम्हें कुछ याद भी है? अच्छा, कल मेरे हिसाब से तो फ्राइडे है। अब इसमें क्या याद करना है? अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे काम है यार, ये सब छोड़ो, मैं थोड़ी देर में उनको लेकर आ जाऊंगा, तो खाना जल्दी से बना लो। रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है। वो बेचारी किचन में जाकर डिनर बनाना शुरू करती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रोहन अपने घर पर 2 लड़कियों को लेकर आता है, जिनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा मोटी थी और दूसरी लड़की काफी ज्यादा पतली थी। मोटी लड़की का नाम मोनिका था और पतली लड़की का नाम पारुल था। ज्योति मोटी और पतली लड़कियों को रोहन के साथ देखकर हैरान हो जाती है और ये देखकर उसके मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं। अच्छा, तो ये दोनों वही कर्मचारी हैं जिन्होंने मेरे पति को अपने वश में कर रखा है। अरे इन कलमुही को क्या लगता है कि मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगी? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। आज तो मैं इन दोनों कलमुही की अच्छे से खबर लूंगी। मेरी सौतन बनने का बड़ा शौक है ना इनको। अब इनको अच्छे से पता चलेगा कि सौतन बनने का नतीजा क्या होता है। ज्योति गुस्से में उन दोनों लड़कियों के लिए अलग से एक बर्तन में खाना रखती है और उस खाने में वो खूब सारा नमक मिर्च मिला देती है। थोड़ी देर बाद ज्योति सबको खाना देती है। जैसे ही पारुल और मोनिका खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो उनके कान से धुएं निकलने लगते हैं। रोहन पानी लेके आओ, बहुत मिर्च लग रही है। इतना स्पाइसी बना दिया इसको। अगर इतना तीखा खाना खाएंगे ना हम, तो सच में मर ही जाएंगे। अगर ऐसा खाना खाने के लिए हमें इनवाइट किया है ना, तो सॉरी, हम नहीं खा पाएंगे यहाँ पे कुछ भी। मोनिका कितना बोलते ही रोहन भी खाना चेक करता है, लेकिन रोहन का खाना तो बिल्कुल नॉर्मल था और काफी ज्यादा टेस्टी भी था। ये देखकर रोहन मोनिका से कहता है, पर मोनिका, तुम्हें ये खाना इतना ज्यादा तीखा क्यों लग रहा है? खाना तो बहुत सादा है। रोहन, एक बार तुम मेरे प्लेट में से खा के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितना तीखा बना है ये। और जैसे ही वो खाना खाता है उसके भी धुएं निकल जाते हैं और ये देखकर वो ज्योति पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है, ज्योति, क्या है ये सब? अरे मेरा खाना सादा है और इन लोगों का खाना मिर्ची वाला। तुमने जानबूझ के किया नहीं ये सब? हाँ, मैंने जानबूझकर खाना तीखा बनाया है। और ये वही लड़कियां हैं ना जिनसे आप रोज फोन पर बातचीत करते हो, और वो भी बड़े ही प्यार से इनका नंबर मुटकी और पतली के नाम से सेव भी कर रखा है। मैं तो अच्छे से जानती हूँ इन लड़कियों को कि ये आपको अपने वश में करना चाहती हैं और तो और मेरी सौतन बनना चाहती हैं। इसीलिए मैंने इनके साथ ये सब किया है ताकि ये फिर से दोबारा मेरे घर में ना आ जाएं। यार तुम पागल हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हें देखकर। तुम मेरी पत्नी हो यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है। एक लड़का एक लड़की का भाई भी तो हो सकता है, दोस्त भी तो हो सकता है। हाँ, प्रेमी ही हो ये जरूरी है क्या? और तुम्हें पता है आज हमारी शादी की सालगिरह थी, तो इन लोगों ने कहा था भाभी से मिलवाओ। भाभी का मतलब जानते हो क्या होता है? भाभी का मतलब होता है भाई की पत्नी। भाई कौन हुआ फिर? मैं ही हुआ ना। कितना अच्छा हम लोगों ने सोचा था तुम्हें सरप्राइज देंगे, 12 बजे केक काटेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? सब चीज पे ऐसी की तैसी कर दी। हाँ भाभी, आप गलत मत समझिए। रोहन को हम भाई मानते हैं। भाभी, हम आपकी सौतन नहीं बल्कि हम आपकी ननद हैं। और दूसरी बात, दिखने में मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, इसलिए रोहन मुझे प्यार से मोटकी बुलाता है। और इसको तो आप देख ही रही हो, हड्डी जैसी दिखती है, इसलिए इसको पतली बुलाता है।
और हमारा नाम भी इसी से सेव किया है। भाभी, किसी भी रिश्ते में ना भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। भाभी, अगर किसी भी रिश्ते में भरोसा ना हो ना तो वो रिश्ता ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। हमें कुछ भी रिएक्ट करने से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी रिएक्शन देना चाहिए किसी चीज पे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब भूलकर हम केक काटते हैं। आज का दिन खराब क्यों करें हम? ज्योति को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत ही पारुल और मोनिका से माफी मांगती है और सारे गिले शिकवे भूलकर ज्योति के साथ वो केक कट करते हैं। और ज्योति उसी रात को दोनों के लिए फिर से बढ़िया बढ़िया टेस्टी डिनर बनाती है और उन्हें खिलाती है।